तो दोस्तों वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ कैफे आईएएस। और आज के कैफे आईएएस की वीडियो में वील टॉक अबाउट द आर्टिकल 32 जिसको कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये हाई वर्ड टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जब यूपीएससी के डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द आर्टिकल 32। देखिए, इसको हमने बात कर ली थी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, और आर्टिकल 32 में इसलिए फंडामेंटल राइट है। इसमें इतना कहा गया है कि आपका अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप कोर्ट में मूव कर सकते हो टू सीक रिलीफ। तो सुप्रीम कोर्ट में आप सीधे जा सकते हो कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है और आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग ये मेरा फंडामेंटल राइट है, आपके पास आना, प्लीज प्रोवाइड मी द रिलीफ। ठीक है, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कोई एग्रीव्ड पर्सन है जो इंपैक्ट हुआ है, अफेक्टेड हुआ है उस वायलेशन से, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्टली जाने को ओरिजिनल। ठीक है, इसमें लिखा है बिकॉज एन एग्रीव्ड सिटीजन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं है कि पहले हाई कोर्ट में जाए वो, फिर अपील करे तब उसको सुप्रीम कोर्ट में जाए, ऐसा नहीं है, डायरेक्टली जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल है लेकिन ये एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि सिर्फ ये ज्यूरिसडिक्शन रिट इशू करने का सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये हाई कोर्ट भी कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट पे मूव करना वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है बिकॉज इट इज इन आर्टिकल 32। बट ये वाला रिट ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में भी 226 में दिया गया है। सो ए पर्सन कैन अप्रोच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो रिट ज्यूरिसडिक्शन की हम बात करें कि हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में तो सुप्रीम कोर्ट इसको डिनाई नहीं कर सकता कि मैं नहीं आपको रिलीफ दूंगा, ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन हाई कोर्ट क्या है कि हाई कोर्ट में ये फंडामेंटल रिट ज्यूरिसडिक्शन है लेकिन फंडामेंटल राइट में तो नहीं है, तो हाई कोर्ट डिनाई कर सकता है कि नहीं, मैं आपको रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कर सकता है हाई कोर्ट, करते नहीं है, बट दोनों का ज्यूरिसडिक्शन है। बट सुप्रीम कोर्ट के अंडर जो ज्यूरिसडिक्शन आता है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। करेक्ट। अब देखिए, अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई वायलेशन हुआ किसी फंडामेंटल राइट का और उसके लिए मेरे पास कोई और सॉल्यूशन है कि डायरेक्टली अगर मैं सुप्रीम कोर्ट को ना भी जाऊं तो भी एक और अल्टरनेट रेमेडी या सॉल्यूशन अवेलेबल है उसको सॉल्व करने का, मेरे इशू का। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह के मुझे मना नहीं कर सकता कि देखो आपके पास तो कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन है, प्लीज एक्सप्लोर दैट सॉल्यूशन देन कम टू अस। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकता क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। मैं चाहूँ तो अल्टरनेट रेमेडी को एक्सप्लोर करना कर सकता हूँ, नहीं चाहूँ नहीं भी कर सकता हूँ। आई कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता बट हाई कोर्ट मना कर सकता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। अब ये दोनों ही जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट का और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट का, वो दोनों ही बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माने जाते हैं। चंद्र कुमार केस में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि दे आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है वो भी हम देख लेंगे थोड़ी देर में, बस देख ब्रीफ में हम देखेंगे। करेक्ट। अब देखिए, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट बी सस्पेंडेड, यानी कि आर्टिकल 32 को अनलेस एंड अनटिल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड नहीं किया जाए, स्पेसिफिकली नहीं कहा जाए, तो वो राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट बी सस्पेंडेड। बट ये सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसीज, यानी नेशनल इमरजेंसी आपके आर्टिकल 352 के अंडर आपकी नेशनल इमरजेंसी है। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा कि राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स, यानी आर्टिकल 32 को वो सस्पेंड कर सकता है एज पर आर्टिकल 359। यानी 359 में राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट को सस्पेंड करने के प्रोविजंस उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो व्हेन नेशनल इमरजेंसी इन ऑपरेशन दिस राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट कैन बी सस्पेंडेड। नाउ लेट्स मूव टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे हमने कहा था कि जो आर्टिकल 32 इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो ये बहुत डिफिकल्ट या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इस आर्टिकल को अमेंड करना। क्यों अमेंड करना मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार रिआइटरेट कर रहा है कि आर्टिकल 32 इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, तो इसलिए इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। अब जो लैंडमार्क जजमेंट था केशवानंद भारती केस जो आया था 1973 में, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था, डिफाइन किया था बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को। उसमें यह कहा था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो चेंज नहीं किया जा सकते, जिनको अमेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो इंटैक्ट रहेंगे, वैसे के वैसे रहेंगे, उनको कहेंगे हम बेसिक स्ट्रक्चर। वो बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन भी नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके अलग अलग केसेस से इवॉल्व हुआ है कि जैसे रूल ऑफ लॉ इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, आर्टिकल 32 इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्पेसिफिकली उसने डिफाइन नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को। तो ये छोटी सी ब्रीफ थी अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। सो वी हैव लेट्स मूव टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ रिट्स। रिट्स क्या होती हैं?
दे आर फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये हमने देख लिया था। अब ये 5 तरह की होती हैं रिट्स। पहली है हैबियस कॉर्पस, दूसरी मेंडेमस, थर्ड इज प्रोहिबिशन, फोर्थ इज सर्टियोरारी एंड फिफ्थ इज क्यू वारंटो। यहाँ पे हैबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ। डिटेल में हम समझते हैं क्या है। मेंडेमस भी लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब होता है वी कमांड, प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, सर्टियोरारी टू बी सर्टिफाइड इन्फॉर्म, और क्यू वारंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी। अभी क्या होते हैं, इससे पहले एक फैक्ट है कि जो इनिशियल देखिए 1 2 3 4 यानी ये जो रिट्स हैं दे कैन बी सॉट ओनली बाय द एग्रीव्ड पर्सन, यानी कि जिस पर्सन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं सिर्फ वही पर्सन इन रिट्स के लिए जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो क्यू वारंटो रिट है ये कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन हो वो जा सकता है। तो ये एक्सेप्शन है कि सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन ही नहीं, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन भी कोर्ट मूव कर सकता है इसको एनफोर्स करवाने के लिए। ठीक है, तो इसको डिटेल में देख लेते हैं कौन सी क्या होती है। लेट्स मूव टू द हैबियस कॉर्पस फर्स्ट। अब हैबियस कॉर्पस में क्या होता है, टू हैव द बॉडी, यानी किसी भी पर्सन को अगर अनलॉफुली डिटेन किया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, इंप्रिजन कर दिया गया है, और जो एग्रीव्ड पर्सन है जिसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ में से हस्बैंड को इलीगली डिटेन कर लिया गया है, तो वाइफ कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कि वो सुप्रीम कोर्ट से कहे कि मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं और आप इसको एनफोर्स कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा कि वो एग्जामिन करेगा कॉज का और लीगलिटी का, कि कोई पर्सन का डिटेंशन लीगल है कि नहीं, वो वैलिड कॉज है कि नहीं। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, वो कहेगा कि टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि जिसने भी डिटेन किया है उसको, उससे कहा जाएगा कि भाई उसको प्रोड्यूस करो मेरे सामने, आई हैव टू चेक द कॉजेस एंड लीगलिटी ऑफ दिस डिटेंशन और इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो दिस सेफ गार्ड्स एन इंडिविजुअल्स पर्सनल लिबर्टी। करेक्ट। और अगर इलीगल डिटेंशन नहीं है, कोई लॉफुल डिटेंशन नहीं है, तो इस रिट के द्वारा उस पर्सन का रिलीज सिक्योर किया जा सकता है। तो डिटेन उसको पब्लिक अथॉरिटी भी कर सकती हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। तो इस रिट को इशू किया जा सकता है पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट में और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में, दोनों में। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके हैबियस कॉर्पस के। पहला एक्सेप्शन क्या है कि अगर डिटेंशन लॉफुल निकला या फिर कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड प्रोसीडिंग से को लेके उसको डिटेन किया गया हो, या अरेस्ट किया गया हो, इंप्रिजन किया गया हो, या फिर लेजिस्लेचर से रिलेटेड कोई प्रोसीडिंग्स हो, उस केस में इस तरह का डिटेंशन हो, या फिर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से ही बाहर हो ये डिटेंशन, यानी डिटेंशन वाले डिटेन किया गया है किसी पर्सन को और उस पर डिसीजन लेने का अधिकार उस कोर्ट का है ही नहीं, उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर का है, तो इन सारे केसेस में ये हैबियस कॉर्पस की जो रिट है वो इशू नहीं की जा सकती। प्लीज रिमेंबर दैट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन, मेंडेमस। मेंडेमस का मतलब है वी कमांड, यानी पब्लिक बॉडी, पब्लिक ऑफिशियल, कॉर्पोरेशंस, ट्रिब्यूनल्स, गवर्नमेंट या इंफीरियर कोर्ट अगर ये रिफ्यूज करते हैं कि हम अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करेंगे, या फिर ये फेल हो जाते हैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में और इनसे किसी पर्सन को अफेक्ट हो रहा है, उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं किसी भी रीजन से, तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। तो कोर्ट एक डायरेक्शन इशू करेगा और कहेगा इनको कि भाई अपनी ड्यूटी करो तुम, टू डू इट्स ड्यूटी। तो ये क्या करती है, रिट एंश्योर करती है कि ड्यूटीज आर नॉट नेग्लेक्टेड बाय दीज अथॉरिटीज एंड बॉडीज, ट्रिब्यूनल, गवर्नमेंट, so they perform a specific duty that falls within their jurisdiction। ठीक है, तो किन किन के लिए इशू की जा सकती है वो हमने देख लिया। ये रिट किन किन के लिए इशू नहीं की जा सकती, कांट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल को इशू नहीं की जा सकती, या फिर ऐसी ड्यूटी जो मेरी डिस्क्रिएशन पर निर्भर है कि मैं चाहूँ तो करूँ, चाहूँ तो नहीं करूँ, ये मेरा डिस्क्रिएशन है उस ड्यूटी को लेके, तो मुझको फोर्स नहीं किया जा सकता उस ड्यूटी को लेके। अगर ड्यूटी डिस्क्रिएशनरी है, प्राइवेट इंडिविजुअल है, प्राइवेट बॉडी है, उसमें नहीं की सकती, या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसको एनफोर्स करने के लिए इस रिट को इशू नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अगर जुडिशियल कैपेसिटी में एक्ट कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट में मेंडेमस नहीं लाया जा सकता। ठीक है, और कोई डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है जिनका कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, कोई भी स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं है उनके बिहाइंड, ऐसे डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन को एनफोर्स करने के लिए भी मेंडेमस को नहीं इश्यू किया जा सकता। तो ये सारे एक्सेप्शंस हैं, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू द अदर काइंड ऑफ रिट विच इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन तो सिंपल है, टू फॉरबिड या टू प्रोहिबिट, यानी कि हायर कोर्ट है वो अपनी लोअर कोर्ट से कहेगा, अगर उसको लगेगा कि वहां पे कोई इलीगल है या फिर उनकी लोअर कोर्ट की अथॉरिटी से कोई बाहर की चीजें प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तो हाई कोर्ट वहां पे या सुप्रीम कोर्ट है यानी हायर कोर्ट कहेगा लोअर कोर्ट से कि प्लीज स्टॉप। ठीक है, तो यानी किसके अगेंस्ट इशू की जाती है ये, टू प्रिवेंट द एक्शन ऑफ ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अगर लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर रहे हैं या अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसी प्रोसीडिंग्स को वो स्टॉप कर देती है, रोक देती है, जो कि इलीगल होती हैं और उनके पावर के बियॉन्ड होती हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया, इट इज इश्यूड ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज। प्रोहिबिशन में इतना ही है। सर्टियोरारी, सर्टियोरारी में भी लगभग प्रोहिबिशन जैसी लगेगी आपको अगर आप देखेंगे तो,
तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक डिसीजन होता है इंफीरियर कोर्ट का, ट्रिब्यूनल का, क्वासी जुडिशियल बॉडी का, उसको हायर कोर्ट्स होते हैं जैसे कि हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उसको सेट असाइड कर देते हैं, उसको क्रश कर देते हैं, उसको नहीं मानते, उसको क्वैश कर देते हैं। या फिर उन कोर्ट से कहा जाता है, लोअर कोर्ट से, कि इस प्रोसीडिंग्स को और इस कोर्स को, किस केस को हायर कोर्ट को आप ट्रांसफर कर दो। यानी लोअर केस में, कोई लोअर कोर्ट्स में आपका कोई केस चल रहा है, या तो उसको बिल्कुल क्वैश कर देते हैं हायर कोर्ट्स, या फिर कहते हैं कि इसको उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है, जो भी पेंडिंग है आपके पास। क्यों होता है, किस केस में होता है कि अगर हायर कोर्ट्स को लगता है, अगर एग्रीव्ड पर्सन ने उनको अप्रोच किया है और हायर कोर्ट्स को भी, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगता है कि नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका वायलेशन हुआ है, या फिर कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बियॉन्ड बातें हैं ये, या कोई इरेगुलरिटी हुई है, एरर ऑफ लॉ है, उस केस में कहते हैं कि ट्रांसफर कर दो हमें ये केस, हमारे जजमेंट को हम क्वैश कर रहे हैं। ठीक है, अब सर्टी और आरई में क्या होता है, इट कैन बी इशूड अगेंस्ट द जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल सिमिलर टू दैट प्रोहिबिशन। बट इसके अलावा इसमें क्या है कि दीज रिट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, यानी 1991 से एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट भी इशू की जा रही है सर्टियोरारी। अब देखिए प्रोहिबिशन और सर्टियोरारी में डिफरेंस क्या है। प्रोहिबिशन में क्या होता है कि प्रोहिबिट की हम बात करते हैं, यू हैव टू प्रोहिबिट एक्टिविटीज, तो ये क्या हो गई, प्रिवेंटिव हो गई, रुक जाओ। लेकिन सर्टियोरारी में क्या एडिशनल चीज हो रही है कि रुक जाओ, रेगुलरिटी हो रही है, एरर ऑफ लॉ है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उस केस को, उस प्रोसीडिंग्स को हमें ट्रांसफर कर दो, तो यानी कि उसका हल भी ढूंढ रहे हैं। तो प्रिवेंशन तो है ही, लेकिन क्यूरेटिव भी है। तो सर्टियोरारी में क्या है, प्रिवेंटिव प्लस क्यूरेटिव दोनों है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। नाउ लास्ट, क्यू वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी। इसमें क्या है कि कोई पब्लिक ऑफिस है, ऐसे पब्लिक ऑफिस जिनका परमानेंट कैरेक्टर है, या तो स्टैट्यूट यानी एक्ट या लॉ से क्रिएट किए गए हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्रिएट किए गए हैं, ऐसे सब्सटेंटिव इंपॉर्टेंट पब्लिक ऑफिस हैं, उनके अगेंस्ट में इशू की जा सकती है। यानी कि कोई एक पर्सन है, ऐसे ऑफिस को होल्ड करके रखता है, ठीक है, ऑफिस होल्डर है कोई ऐसे पब्लिक ऑफिस का, लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि वो इलीगल है, या फिर उसको लग रहा है कि एलिजिबल नहीं है, उसके पास कोई राइट ही नहीं है उस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने का, तो वो पर्सन सीधा सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। तो यानी कि एग्रीव्ड पर्सन है, यानी जो अफेक्टेड पर्सन है, सिर्फ वही नहीं, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, वो क्वेश्चन करेगा, कोर्ट इशू करेगा इस वाली रिट को, क्यू वारंटो रिट को, और चेक करेगा कि उस पर्सन का राइट है कि नहीं, क्वालिफिकेशंस है कि नहीं, और वो उस लीगलिटी ऑफ क्लेम्स की चेक करेगा जो पर्सन उस पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है, कि वो लीगल है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हैं। इसमें एक्सेप्शन क्या है, इट कैन नॉट बी इशूड इन केस ऑफ मिनिस्टेरियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस। ठीक है, इन दोनों केस में ये वाली रेट इशू नहीं की जा सकती। सो वी हैव कवर्ड द क्यू वारंटो, और इसके साथ साथ हमने सारी डिटेल में रेट्स को डिस्कस कर लिया, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन जो हमारे एग्जाम्स में यूजफुल हैं उनको डिस्कस कर लिया है। तो आज की सेशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, और प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए, मोर यू स्वीट इन द प्रैक्टिस, लेस यू ब्लीड इन द वॉर। सिंपल सा मतलब है, अगर आप यहाँ पर सिली मिस्टेक जितनी ज़्यादा करके अपने आप को करेक्ट कर लेंगे उतना बेटर रहेगा, और आपकी एग्जाम्स में सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत इंप्रूव हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में KFIS के में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।